हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित विषय का 16 अप्रैल को जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तथा कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए जाए आप तक पहुंच सके तथा आप उसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अब हम चर्चा करते हैं कि 8वीं बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के आएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ए वाले, वो 15 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा, तो कुल 15 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। उसके बाद में 5 प्रश्न आएंगे खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो और प्रत्येक का 1 अंक होगा, तो इस प्रकार से 5 नंबर के रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। उसके बाद में छोटे प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के और वो कुल आएंगे 11 प्रश्न, तो इस प्रकार से 11 प्रश्नों का कुल अंक हो गए 22। उसके बाद में 6 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर वाले, तो इस प्रकार से 3-3 नंबर वाले कुल 18 नंबर के आएंगे। उसके बाद में 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक का 4-4 अंक होगा और इस प्रकार से 4 अंक वाले जो नंबर है उनका कुल होगा 20। इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। इसमें कौन कौन से कैसे कैसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे संबंधित हम मॉडल टेस्ट पेपर हल करते हैं। ये देखियो, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2021-22 विषय गणित कक्षा 8, 2.5 घंटे का पेपर होगा और कुल अंक हो गए 80। इसमें सबसे पहले खंड है में a/b का योज्य प्रतिलोम होगा। a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे ये प्लस की है तो इसकी जगह क्या है, माइनस लग जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो इसका उत्तर होगा बी यानी a/b का योज्य प्रतिलोम है -a/b। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, 3x = 21 में x का मान क्या होगा? इसमें x का मान निकालना है। जैसे 3x = 21 है तो ये क्या है, इसके बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 21/3। 21 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7, तो इसमें x का मान क्या होगा 7 यानी इसका उत्तर होगा a। इसके बाद में आगे वाला रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें चर की घात अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक समीकरण होता है उसमें चर की घात अधिकतम 1 होती है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। चतुर्भुज होता है, यह चतुर्भुज है, इसके आमने सामने के ये होता है आमने सामने बिंदु, इनको मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? जैसे ये बिंदु है मिलाया और इधर से ये बिंदु है मिलाया, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं विकिरण। इनको क्या कहते हैं? विकिरण। आगे वाला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज होता है, जैसे यह चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है, सामने आमने सामने भुजा कैसी होगी? आमने सामने भुजा बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। उससे आगे निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से यह बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 2025 है, 2025 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2025 होता है 45 × 45, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का जोड़ा बन रहा है। 441 को क्या लिख सकते हैं? 21 × 21, तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 को 9 × 9, तो यह 2 का जोड़ा बन रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जो 79 है, 79 है, इसको पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसको जोड़े के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस आगे वाला प्रश्न, निम्न में से किस संख्या का वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? यानी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 1 आना चाहिए। तो इसका पता करने के लिए आपने वीडियो में यह बताया था कि इसका इकाइक अंक होता है, जो इकाइक अंक होता है उसको गुणा करते हैं। जैसे इसका इकाइक अंक 9 है, 9 को 9 से गुणा किया तो कितना है 81 आ रहा है और इसमें इकाइक अंक 1 आ रहा है। इकाई का क्या आ रहा है इसमें 1, इसका अर्थ यह हुआ कि यही है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 1 आएगा।
अब आगे का प्रश्न है 120 का 80% कितना होगा। 120 का 80% कितना होगा। तो 120 का 80% यानी 120 गुणा 80 बटा 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। 12 को 8 से गुणा किया तो कितना आएंगे 96 यानी 96। अब आगे का प्रश्न है त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है। त्रिभुज होता है त्रिभुज, उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब आगे का प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। जो मूल बिंदु होते हैं ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु ये ओरिजिन, इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो इसका उत्तर होगा सी। अब आगे वाला प्रश्न है 6xy तथा 4x² का गुणनफल कीजिए। यानी 6xy और 4x² का गुणनफल करना है। 6xy गुणा 4x², इसका गुणनफल करेंगे तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। अब x को x से गुणा करेंगे, एक x ये और 2 ये, तो x की घात 3 और ये y इधर है नहीं तो y का y, 24x³ y। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24x³ y ए हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6, यानी इसको कौन सा में घात के रूप में है इसका लिखना रूप। तो कितना है, कितनी बार है 1 2 3 4, तो 5/6 की घात क्या हो जाएगी 4, 5/6 की घात 4, तो ये हो जाएगा बी। इस तरह से देखो गुणा में और 4 है, चारों एक जैसे है तो इनकी घात भी क्या हो जाएगी 4, 5/6 घात 4 लिख सकते हैं। उससे आगे का प्रश्न है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर यानी a - b और ऊपर ये 2 लगा है, इसका सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी हो सकता है a² - 2ab + b², यानी इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो इसमें देखो कौन सा है, ये डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है 2 अंकों की संख्या a b को लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या a b, इसको क्या लिख सकते हैं, ये संख्या जैसे a b, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणा a + b, 10 गुणा a + b, इसका उत्तर हो जाएगा a। इसको ऐसे समझो जैसे अपने 15 है, मान लो ये 2 है, ये एक अंक a है और ये b है। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 गुणा 1 + 5। ये देखो 10 को a यानी ये जो पहले वाली है इसको 10 से गुणा किया, ये देखो ऊपर क्या कर रखा है वैसे ही +5, तो +5 यानी ये देखो 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आएंगे, +5 यानी 15 हो गए। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे का है 15/16 XYZ में XYZ का गुणाक है। गुणाक का अर्थ होता है इसके जो गुणा में XYZ इसके साथ में कौन सी संख्या है वो होती है। तो इसमें देखो XYZ के साथ में क्या है 15/16, 15/16, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा 15/16। गुणा का अर्थ होता है जैसे 3x² y ऐसा आ गया और इसमें पूछते हैं कि 3x² y का गुणा क्या होगा, तो गुणाक इसके साथ में जो संख्या होती है वो होता है। तो इस प्रकार इसमें भी क्या है XYZ के साथ में कौन सी संख्या आई है 15/16, तो ये क्या है इसका गुणाक है। अब आगे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये 5 नंबर के आते हैं, कितने नंबर के आते हैं 5 नंबर के आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला है समीकरण में सदैव का चिन्ह होता है। समीकरण यह होता है जैसे x² + 2 = 11, इस तरह हो गया। तो इस तरह से ये जो बीच में निशान लगता है ये समीकरण बनता है। तो समीकरण में किसका निशान लगता है बराबर का, किसका, समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह का उपयोग होता है। इसके आगे का प्रश्न है वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल होती है। जैसे अपन 10 का वर्ग किया, 10 का वर्ग मतलब 10 को 10 से गुणा किया तो कितना है 100 आ गए। इस तरह से क्या है 50 को किया, 50 को 50 का वर्ग किया तो क्या है 2500 आ गए। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या है सम संख्या, यानी 2 4 6 8 इस तरह से होता है। तो
वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। शून्यों की संख्या क्या होती है? सम होती है, यानी या 2 हो गए, या 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, इस तरह से होता है। अब आगे का प्रश्न है, ब्याज का संयोजन होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। ब्याज की दर आधी होती है, इसका मतलब ब्याज कैसा होता है? अर्धवार्षिक। क्या होता है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी ब्याज कैसा होगा? अर्धवार्षिक होगा। ब्याज अर्धवार्षिक यानी 6 महीने से मिलेगा, तो उसकी दर भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब आगे का प्रश्न है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो संख्या से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है, जैसे 50 है, 100 है, 110 है, तो ये इसके एंड में 0 है, ये देखो, तो ये किससे विभाजित होगी? ये किससे विभाजित होती है? 5 से। किससे विभाजित होते हैं? 5 से। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब एक बीच में प्रश्न, 2/8 इंटू एक्स की घात 4 में एक्स की घात 4 का गुणा क्या है? यानी ये एक्स की घात 4 है, इसका गुणा क्या होता है? तो एक्स की घात 4 है, इसके साथ में जो संख्या है वो इसका क्या होता है? गुणाक होता है। तो इसका गुणाक क्या हो जाएगा? 2/8। 2/8 क्योंकि ये एक्स की घात 4 के साथ में 2/8, तो इसके जो साथ में संख्या होती है वही होती है गुणाक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2/8। अब हम चर्चा करते हैं खंड ब के बारे में। खंड ब में प्रश्न नंबर 3 से शुरू होता है और प्रत्येक 2 अंक होते हैं प्रत्येक प्रश्न के। तो अब इसके अंदर 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4 है। तो अब 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4, ऊपर ये -1 घात लगा, ये एक माइनस घात लगा दी, इंटू 5 की घात 3 ये लिखा हुआ है, और 2 की घात -4 लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है? ब्रैकेट लगा होता है, और इसकी घात और जो बार घात है ये गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की घात -4 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। अब ये 2 की घात -4 से 2 की घात -4 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 5 की घात 3। 5 की घात 3 बच जाएगा। अब 5 की घात 3 बचेगा, 2 की घात 4 से 2 की घात 4 कट जाएगा, और 5 की घात ये 3 बचा, ये 5 की घात 3 बच गया। अब 5 की घात 3 का अर्थ होता है 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इनको गुणा करते हैं, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 125। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4, इसमें ये 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 ब्रैकेट बंद, अब है भाग 4 की घात 3। तो इस प्रकार की संख्या होती है जिसमें भाग का निशान आता है, इसको गुणा में चेंज करते हैं, तो ये जो ऊपर की घात है ये क्या हो जाती है? ये प्लस की है, तो ये माइनस में चेंज हो जाती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4, और ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 4 की घात -3, 4 की घात -3। अब इन घातों को जोड़ लो, 4 की घात 3 प्लस 4 -3। अब 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 4 की घात क्या बच जाएगा? 4 की घात 4, 4 की घात 4 बच जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन। अब इसमें देखो 5/6 इंटू एक्स प्लस 7/6 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू एक्स। अब इसमें देखो, इसमें एक्स और इसमें एक्स है, तीनों में एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स को बाहर कर दो, और ये अंदर क्या बचेगा? 5/6 प्लस 7/6 प्लस 1/6। अब इसको देखो, ये सारी भिन्न बन गई, और इनका क्या है? हर कैसा है? एक जैसा है, तो ये ऊपर ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। x इंटू ये कितना है? 7 और 1 8, 8 5 13, और नीचे तीनों 6, 6 का 1 6 लग जाएगा, 13/6। तो ये उत्तर हो गया 13/6 इंटू एक्स, ये उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या करना है? 1/1:4 है, 1/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, 1/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6, जैसे 1/4 है तो इसको पहले ऐसे लिख लो, 1/4
4 और इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। 100 में 4 का भाग दें कितने कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो ये प्रतिशत में चेंज होगा, इसका क्या उत्तर आ जाएगा? 25%। अब आगे है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल क्या करना है? कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे ये 8000 है, जैसे ये 8000, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 8000 का। 8000 अभाज्य गुणनखंड करना, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 का भाग दिया कितने बार गए? 4000। फिर 2 का भाग दिया कितना है? 2000। फिर 2 से डिवाइड किया कितने आए? 1000। फिर 2 से डिवाइड किया कितने आएंगे? 500। फिर इसमें 500 में 2 से डिवाइड करेंगे कितने आएंगे? 250। 250 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 125। अब 125 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। 25 में 5 का भाग दिया 5। 5 में 5 का भाग दिया 1। इस प्रकार से देखो ये क्या संख्या प्राप्त हो गई? ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6। 6 2 है और 1 2 3 4 5 6 2 है और ये 3 5 है। 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। घनमूल होता है तो उसमें जोड़े बनते हैं 3 3 के। ये 3 का जोड़ा तो इसका 1 2 लिख दिया। आगे वाला 3 है, इसका 2 तो ये 2 लिख दिया। फिर गुणा लगा के ये 5 3 है तो इसका 1 5 बार आ जाएगा। तो अब इनको गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20। तो इस प्रकार से 8000 का घनमूल क्या आ जाएगा? 20। 8000 का घनमूल क्या आ जाएगा? 20। तो इसका घनमूल आ जाएगा 20। अब आगे का प्रश्न है 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी 42 का वर्ग का अर्थ क्या होता है? 42 गुणा 42, यानी 42 को 42 से गुणा करना है। 42 को 42 से गुणा करने तो कितना आता है? 1764। तो 42 का ये वर्ग क्या हो जाएगा? 1764। अब आगे आयत की परिभाषा दीजिए। आयत क्या होता है? आयत की परिभाषा दीजिए। तो ये 7वां था और ये प्रश्न है 9वां। आयत की परिभाषा दीजिए। 9वां, आयत क्या होता है? आयत होता है, आयत 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री। कितने को होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये क्या होता है? आयत होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 है। जिसकी भुजाएं 5 है। अब समबाहुभुज का मतलब होता है जो बहुभुज है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। अगर प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। जैसे ये समबाहुभुज है, समबाहुभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या है? ये क्या होगी? बराबर होगी। इसकी प्रत्येक भुजाएं वो क्या होगी? बराबर होगी और प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। अब इसमें क्या कह रहा आगे कि जिसकी भुजाएं 5 है, यह समबाहुभुज है और इसकी भुजाएं कितनी है? 5 है। समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है? 5 है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात यह करना है कि इसके प्रत्येक कोण का मान, यानी इसका मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान।
तो इसके लिए सबसे पहले अपने ये ज्ञात करना पड़ेगा कि जो ये अंदर के कोण है उनका योग कितना है, यानी ये इन सारे कोणों का योग कितना आएगा। उसके अंदर अगर हम 5 का भाग दे देंगे तो ये इसका प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि जितनी इसकी भुजाएं, जितनी संभव भुज की भुजाएं उसमें से 2 घटा के उसको 180 से गुणा करना होता है, 180 डिग्री से गुणा करना होता है। अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 540 डिग्री, यानी इसके आंतरिक कोणों का योग है वो आगे 540 डिग्री। अब इसमें 5 कोण है तो 5 कोणों का इसका भाग देंगे 400, 540 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 108 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। यह समबाहु में जिसकी 5 भुजाएं हो उसके प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा? 108 डिग्री आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हल करना है, इसको हल करना है। 2x - 3 बराबर x + 2। ये 2x - 3, तो इसको हल कैसे करेंगे? जैसे ये 11th क्वेश्चन, इसमें है 2x - 3 बराबर x + 2। ये अब इसको देखो, इसमें पहले क्या, जो चर है उनको एक तरफ कर लेंगे। ये 2x है तो ये 2x, ये इधर प्लस का तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया -x। अब ये अचर है, ये इसको एक तरफ कर लेंगे। इस तरफ जैसे ये 2 है तो ये 2 पड़ा है, और अब क्या, इधर -3 है तो इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएंगे, +3। तो 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? x, और ये 2 + 3 कितना हो गए? 5। तो ये हल हो गया। x का मान कितना आ गया? 5। तो ये हल हो गया। 2x - 3 बराबर x + 2 को हल कीजिए तो इसका ये हल हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न क्या है? 12, प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है? ये प्रश्न है -2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/16 है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे काटते हैं कि कोई संख्या कट रही है। तो अब 3 का पढ़ा है, देखो 3 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे तो 6 कट जाएगा। अब ऊपर से 4 का पढ़ा है, कितनी बार बोलेंगे तो 16 कटेगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो अब इनको एक बार लिख लेते हैं, फिर काटेंगे। -2, ये यहाँ कट गया 3, एक बार बचा। इधर से 4 कट गया, 1/5, और इधर से ऊपर क्या बचा? ऊपर 2 और नीचे 4, ऊपर क्या बचा है? 2 और नीचे 4। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है? माइनस, और इधर 1, इधर 1, और इधर भी 1 हुआ तो 1, और नीचे क्या बचा? 5, -1/5। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? -1/5। अब आगे का प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या कौन सी होती है? 2 से छोटी अनेक परिमेय संख्या जिसको लिख सकता हो, जैसे 1, -1, -2, 1/2, 3/2। ये सभी क्या है? ये इसमें क्या है? 2 से छोटी होगी। इसमें देखो 1 में 2 का भाग दो तो 0.5 आएगा, तो ये छोटा होगा, और ये भी छोटा होगा। इस तरह की ये परिमेय संख्या है, ये किससे? 2 से छोटी है। अब इस आगे वाले में क्या करना है? ये 3.02 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, इसको क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल करने के लिए देखो, -6 इसका ऐसे होता है, 3.02 माइनस का अगर प्लस करना है तो ये बटा में जाएगा 10⁻6। 10⁻6 का अर्थ यह है कि ये पॉइंट है ना, पॉइंट ये इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और 6 के बाद में लगा, यहाँ से गिननी शुरू करेंगे और 6 के संख्या के बाद में लग जाएगा। तो देखो 2 0, अब 3 यहाँ से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ लग जाएगा। ये क्या लग जाएगा? यहाँ, इस तरह से होगा। 2 0, ये संख्या सेम टू सेम उतार दी है, 2 0 3। अब क्या है? 6 भाग में 6, इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ये पॉइंट। तो 6 के बाद लगा, यानी 1 इसके सहित इसके आगे 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद में यहाँ लगा, ये उत्तर हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है 8x - 3
बटा 3x बराबर 2। इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, ये 15 प्रश्न नंबर 15। 8x माइनस 3 बटा 3x बराबर 2। अब ये क्या है, ये इसके गुणा में जाएगा। 8x माइनस 3 बराबर 3 को 2 से किया 6x, ये इसके गुणा में क्या 6x। अब ये क्या है, चार चार एक तरफ लेके आओ, ये 8x, ये इधर प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस 6x। अब ये माइनस का था तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8x में से 6x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x बराबर 3। अब ये इसके भाग में जाएगा, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। अब आगे का प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD में x y z के मान ज्ञात कीजिए। x y z के मान ज्ञात करना है। इसके अंदर x y z का मान ज्ञात करना है। ये देखो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में यह होता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखो ये 100 डिग्री है तो ये भी कितने होगा, 100 डिग्री होगा। आमने सामने कोण समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। तो उसमें क्या होता है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले y बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ये 100 तो ये 100 हो गया। अब ये ज्ञात करना है, ये और ये ज्ञात करना है। तो अब देखो ये रेखा जा रही है और इसको दो समांतर रेखा ऐसे काट रही है। तो इसमें ये कोण होता है ना, इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं, आसन कोण। आसन कोण ये और ये जो जो कोण है इसको क्या बोलेंगे, आसन कोण। ये दोनों आसन कोण है। तो इन आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोण होता है उनका योग होता है 180 डिग्री। अब देखो ये एक z है और एक 100 है, इनका मान कितना होता है 180। ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का होगा। z बराबर 180 माइनस 100, तो z का मान कितना आ जाएगा 80। अब ये z बराबर 80 है, ये z कितना हो गया, ये 80 हो गया और ये 100 था। तो ये 80 है तो इसके सामने का कोण कौन सा है, इसके सामने ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार y बराबर 100, z बराबर 80, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर भी 80। समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। अब आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसमें क्या भाज्य गुणनखंड करे और दो दो के जोड़े बनने चाहिए, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए, एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले देखो यह सम संख्या है तो इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो इसके अंदर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 126 बार। अब 126 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 63। अब इसमें किसका भाग जाएगा, देखो 6 3 9, यानी 9 और 9 में 3 का भाग जाए, इसमें इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग कितनी बार, 21 बार। 21 में 3 का भाग दिया तो क्या है 7। अब 7 में 7 का भाग दिया 1। तो ये कैसा प्राप्त हो रहा है, ये से प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इस तरह प्राप्त हो रहा है। अब देखो पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 को जोड़ा, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, लेकिन ये एक संख्या बच गई, ये एक संख्या बच गई। अगर यहाँ एक 7 और होता, यहाँ एक 7 और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती, ये क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती। अब इसमें क्या लिख रखा है, गुणा करने पर, यानी कोई संख्या ज्ञात करनी है जो गुणा करने पर, तो इसको किससे गुणा करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। अगर यहाँ 7 से गुणा कर दे तो ये जोड़ा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे अपन गुणा 7 लिख दें तो ये जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा, ये जोड़ा बन जाएगा। तो सीधी बात है 252 को किस संख्या से गुणा करेंगे, 252 को 7 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो लिख दो 252 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
अब आगे वाला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 का, ये प्रश्न नंबर 18 कर रहे हैं। तो 512 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 512 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड करो। 512 में अभाज्य गुणनखंड नहीं, 512 में 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का। तो कितनी बार जाएगा, 256। फिर 2 का भाग 128 बार। फिर 2 का भाग 64। फिर 2 का भाग 32। फिर 2 का भाग 16। फिर 2 का भाग 8। फिर 2 का भाग 4। फिर 2 का भाग 1। तो ये कितना होगा, इसका क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो अब लिख लो इसको, ये कितने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 2 और 1 तो हो गए। तो कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 हो रहा है। अब 3 3 का जोड़ा बना दो। ये 3 तो इसका 2 आ गया, ये 3 तो इसके गुणा में 2। अब ये 3 तो इसके गुणा में 2। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो 512 का घनमूल क्या होगा, 512 का घनमूल कितना होगा, 8। 512 घनमूल क्या है, 5। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस तरह से करो तो इसमें क्या है, इसका 3 3 के जोड़े बनाओ और 3 3 के जोड़े बना, फिर इन 3 जोड़ों की जगह ये 1 2 लिख दिया, ये जोड़े की जगह ये 2 और इस जोड़े की जगह ये 2। तो इस प्रकार इनको गुणा किया तो कितना आ गया, 8। तो 512 घनमूल क्या होगा, 8। अब प्रश्न नंबर 19 में ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जोड़ा है, देखो 5 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ 2 आ जाए तो 5 के अंदर 7 जोड़ेंगे। 5 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 5 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 और 7 कितना, 12। 12 2 असल पाई, एक असल पाएंगे। तो अब क्या होगा, 3 और 1 4, 4 5 और 6। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 6। बी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इसको यहाँ 2 बनाना है तो क्या जोड़ेंगे, 5 के अंदर क्या जोड़ेंगे, ये 2 हो जाए तो 5 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 का 2 असल पाई 1, 3 3 2 5 और 5 और 1 ये असल 6 हो गई। तो क्या हो गया, 6। तो बी का मान क्या आ गया, 6 और ए का मान 7। अब अगला प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा, यानी स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो गया, 42,000 रुपये। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी इसका मूल्य वो घट गया। कैसे, कितने प्रतिशत, 8% वार्षिक दर, यानी एक साल में 8% इसका मूल्य था वो घट गया, अवमूल्यन नहीं घट गया। आ गया 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, यानी 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, यानी 8% इसमें से कम हो जाए। 1 साल की बात कर रहा है और 1 साल में 8% की दर से कम हो रहा है तो इसका मतलब 1 साल बाद में ये 8% है, ये कम हो जाएगा। तो इसका निकले 42,000 का अपन 8% निकालते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना था, 42,000। क्रय मूल्य कितना था, 42,000। क्रय मूल्य कितना है, 42,000। और अवमूल्यन की दर क्या है, 8%। तो इसका मतलब इसमें कितने की कमी आई है, तो 1 साल का निकाल लेते हैं। 42,000 का 8% कितना होगा, निकाल लेते हैं। 0 ये 2 0 से 2 0 कट गए और 420 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3360। यानी इसके मूल्य था उसमें कितने की कमी आ गई, 3360 की। इसका जो मूल्य था उसमें 3360 की कमी आ गई। तो अब 42,000 में से निकाल लो 3360। 42,000 माइनस कितने निकाले, 3360। इसमें से 3360 कम हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 38,640। तो इसका मूल्य क्या होगा, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, 38,640। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा,
38,640 रुपये, 38,640 रुपये, 38,640 रुपये। अब आगे का प्रश्न है, राहुल और अरुण की वर्तमान आयु में 5:7 है। आयु का अनुपात क्या है? 5:7। जो राहुल और अरुण है, जो वर्तमान है, उसकी आयु का अनुपात क्या है? 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाती है। यानी 4 वर्ष बाद, जो अभी जो आयु है उसको 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। यानी उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु क्या होगी? तो सबसे पहले इनका अनुपात क्या है? राहुल और अरुण, इनका अनुपात क्या है? 5:7। तो सबसे पहले माना राहुल की आयु कितनी है? ये पहले राहुल है तो राहुल की आयु 5x, और इसी तरह का अरुण की आयु 7x होगी। अब आगे क्या करे? 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी भाई? वर्तमान में यह तो 4 वर्ष, इसमें 4 वर्ष और जुड़ जाएंगे। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी? 5x + 4, और अरुण की क्या हो जाएगी? 7x + 4। अब वो क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यानी 56 हो जाएगा। आयु इनकी कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। 5x + 4 और 7x + 4, यानी इन दोनों को आयु को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। अब ये जो x है उनको जोड़ लो। 5 और ये 7 कितने हो जाएंगे? 5 और 7 कितने हो गए? 12x + 4 कितने हो गए? 8 बराबर 56। अब ये 8 इधर जाएगा, 12x बराबर 56 - 8, 12x बराबर 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये इसके 48 में 12 का भाग देंगे, 48 के भाग में जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 4 आ गया। तो अब इनकी आयु ज्ञात कर लो। राहुल की आयु कितनी थी? राहुल की आयु थी वर्तमान आयु 5x। आगे क्या करें? इसमें वर्तमान आयु तो ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो राहुल की याद कर लो। राहुल की थी क्या थी? राहुल की वर्तमान आयु थी 5x, मतलब 5 गुणा x का मान 4 है, तो कितना है? राहुल कितने का? 20 वर्ष का। और उसके बाद अरुण की क्या है? 7x, यानी 7 गुणा 4, यानी कितना होगा? 28 वर्ष। ये अरुण कितना होगा? हो जाएगा 28 वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सल कीजिए। a² + 5 गुणा में b³ + 3 ब्रैकेट बंद +5। इसको हल करना है। इसको क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल करने के लिए इसको लिखते हैं, जैसे 22वें का पहला, जैसे इसको लिख दिया a² + 5 गुणा b³ + 3 + 5, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे? ये लिख दिया। अब इसका क्या है? ये पहले इसको है ना, पहले इसके साथ गुणा करेंगे और फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे। तो ये लिखते हैं a² b³ + 3 + 5, इसके साथ इसके साथ गुणा करते हैं, b³ + 3 + 5 + 5, ये कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे? इसके साथ गुणा होगी, तो ये a² b³ + 3a², यानी इसके साथ होगी। अब 5 की इसके साथ करें, 5b³ + 5 की इसके साथ गुणा की, तो 3 के साथ की 15 + 5। अब इसको लिख लो। ये a² b² ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो ये एक ही है, a को लिख दो। अब 3a² और 3a² नहीं है, इसमें आ रहा है a² लेकिन इसके साथ में b³ आया तो ये अलग है, तो 3a²। अब 5b³, ये 5b³ का 5b³ और 15 और 5 कितने होते हैं? 20, 15 5 20, तो ये इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसका सेकंड 22वें का सेकंड में क्या है? x + y गुणा में क्या है? x² - xy + y²। इसको हल करना है। तो इसको हल करना है कि इस पूरे को पहले इससे गुणा कर दो, फिर इस पूरे को इससे गुणा कर दो। x²
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ गुणा हो गया। अब इसको किसके साथ गुणा करना है, अब इसको वाई के साथ गुणा करना है। तो प्लस लगा के, ये प्लस है तो प्लस कर दो, वाई इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इसके साथ गुणा किया, एक्स क्यूब, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और इसको इसके साथ करेंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, इसकी इसके साथ करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसकी इसके साथ होगा तो प्लस वाई क्यूब, ये हो गया। अब इसके अंदर से देख लो, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ क्या है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। ये आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, ये इधर लिखो चाहे इसको इधर बैठाओ, एक जैसे। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इन एक जैसे एक्स स्क्वायर और वाई का गुणा, और ये एक्स स्क्वायर और वाई का गुणा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये इसमें से घट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई ये क्या है माइनस का, तो ये इससे ये कट जाएगा। तो बीच में क्या बचा, इधर क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, और ये क्या बचा प्लस वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब। तो ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई की घात 3, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 23 में क्या है, इनका मान ज्ञात करना है। इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए देखो 1/3, 1/3 की घात माइनस 1 इंटू 1/4 की घात माइनस 1। तो अब इसको क्या है, माइनस की घात को प्लस में चेंज करना है, तो इसको उल्टा करते हैं, 1/3 को 3/1 करते हैं। तो 3/1, 3/1 में बटा में 1 लिखो, चाहे मत लिखो, तो ये हो जाएगा 1। चलो लिख देते हैं 3/1 को, ये प्लस का हो गया। इसकी घात 1 चाहे ऊपर लगाओ मत लगाओ, माइनस ये 1/4 तो उसका उल्टा हो जाएगा 4/1। अब क्या, 3 में 1 का भाग दिया 3, और 4 में 1 का भाग दिया 4। 3 में से 4 गए तो 3, ये माइनस का 4 है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो ये माइनस का निशान लग जाएगा, -1 क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से इसको देखो, ये क्या है, -4 की घात कितनी है 5, और ये भाग है, तो भाग को गुणा में चेंज करने के लिए क्या करें, गुणा करेंगे तो ये ऊपर की घात है, ये क्या हो जाती है, ये प्लस की, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये -4 ये क्या हो जाएगी, -8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये 8 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, गुणा में होती है तो इनकी घात क्या होती है, जुड़ती है, क्या होती है, जुड़ती है। इसको अपन यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। ये देखो -4 की घात 5, और इसको प्लस भाग को क्या करें, इसको गुणा में, तो -4 की घात ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो क्या माइनस का 8 हो जाएगा। अब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है, आधार एक जैसा हो और गुणा हो तो ये घातें जुड़ जाती है। तो -4 की घात 5 ये -8, -4 की घात 5 में से ये 8, 5 का अंतर कितना हो गया 3 का, और ये माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का लग जाएगा, -3। अब ये माइनस का 3 है, इसको प्लस में करेंगे तो इसको क्या बट्टा में ले जाएंगे, -1/4 को क्या ले जाएंगे बट्टा में, -1/4 की क्या ले जाएंगे बट्टा में, ये प्लस का हो गया। और अब 1/4 का अर्थ क्या होता है, ये 3 की घात 3 है तो -4 गुणा -4 गुणा -4, -4 गुणा -4 गुणा -4। अब 4 को 4 से गुणा करो 3 बार, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, प्लस को फिर माइनस से गुणा किया माइनस आएगा। ये तो क्या आएगा, देखो माइनस है, ये माइनस है और यही माइनस है, तो इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस, और इस माइनस को इससे फिर प्लस आ गया, ये प्लस और ये माइनस से गुणा तो फिर वापस माइनस हो गया, तो ये माइनस लगा दिया। अब 4 से गुणा किया कितना है 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, -1/64 उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। यानी जो ये सारणी में टेबल में दे रखा है इसका आलेख बनाना है, आलेख यानी ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ क्या होता है, आप सभी ने देख रखा होगा, ये ग्राफ होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। इस ग्राफ के अंदर क्या है कि इसको दर्शाना है, इसको दर्शाना ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ को अंदर दर्शाने के लिए अपने इस ग्राफ के 2 लाइनें खींचेंगे, इसमें एक्सिस एक्स एक्सिस एक ऐसे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे। तो अपन जैसे ये रख देते हैं इस पे स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे। इसको एकदम जो ये लाइन है इसके, ये बड़े वाली लाइन एकदम इसके ऊपर रखना है, कहाँ रखना है, इसके एकदम ऊपर रखना है। और इसका अपन क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचते हैं,
ये ऐसे ग्राफ खींचेंगे, एकदम इस लाइन के ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इसको ऊपर से इसका नाम दे देंगे y, और या नीचे जो लाइन है इसको दे देंगे y डैश। अब इस तरह से एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ये लाइन खींची। अब इसको इधर से नाम देते हैं x, और ये हो जाएगी x डैश। अब जो ये बिंदु होता है ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन, तो इसके निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, इसके निर्देशांक क्या होता है 0 0 होते हैं। अब इसको ऊपर इसको दर्शाना है, इसको देखो जमा धनराशि और साधारण ब्याज। तो जमा धनराशि है उसको इस लाइन पे दर्शाएंगे, यहां पे लिख देंगे जमा धनराशि, और यहां लिख देंगे जमा धनराशि। जमा धनराशि क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। अब इस जमा धनराशि के अंदर देखो ये 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये। तो अपन यहीं से शुरुआत करते हैं, इसके लगातार है 0 के बाद में यहाँ 1000 रुपये, फिर यहाँ 2000, फिर यहाँ 3000, फिर यहाँ इस लाइन पे 4000, फिर इस पे 5000 दे रखा है, 5000 तक दर्शा दिए। अब ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस, इस पे लिखेंगे ब्याज। क्या है ब्याज, जो ब्याज मिल रहा है वो दर्शाएंगे। और ब्याज देखो यहाँ पे कैसा है 80, 160, 240, 320 और 400, यानी ये देखो 80 के गुणज में आ रहे हैं, यानी 80 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो इसको 80 के रूप में लिख लेते हैं अपन यहाँ इस लाइन पे, यहाँ 80, 160, 80, 160, यहाँ 240, यहाँ 320 और यहाँ 400, इसी तरह दर्शा दिया। अब इसको दर्शाना है ग्राफ पे, देखो 1000 है, तो 1000, ये 1000 वाली लाइन ये, इस पे वो कितना 1000 पे कितना मिल रहा है उसको 80 रुपये। तो ये यहाँ पे 80 रुपये, यहाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आलेख बन जाएगा। तो इस डब्बे को भर दो 1000 तक 80। फिर आगे क्या करें 160, 2000 पे 160, ये 2000 है, इस पे कहाँ तक जा रहा है 160 तक जा रहा है। तो ये इस पे क्या है स्केल से लाइन खींचनी है, ऐसे सीधी नहीं खींचनी है, स्केल से खींचो इस तरह से। तो ये यहाँ तक कहाँ जा रही है 160 तक, ये 160 तक ये आलेख बना दो। अब आगे क्या रहा 240 तक, 3000 में 240 तक जा रहा है, तो 3000 में ये 240 तक। और 4000 में कितना जा रहा है 320 तक, तो 4000 वाली लाइन खींच दो 320 तक। और 5000 वाले में कितना जा रहा है 400 तक, तो ये 400 तक लाइन खींच दो। अब इसको यहाँ से मिला दो ऐसे स्केल से, स्केल की सहायता से ऐसे मिलाना है, फिर स्केल की सहायता इसको मिला दो, फिर स्केल की सहायता इसको मिला दो। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा ग्राफ तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाता है। यहाँ स्केल लिख देना, वाई एक्स, यानी इस पे क्या लिखा ना एक डब्बा, ये एक डब्बा कितने का 80 का है, यही 80 80 80 80, ये 80 का हो रहा है। 80 में 80 जोड़े 160, फिर 240, फिर 320, 80 जोड़े, तो एक्स एक्स में एक एक्स पर एक डब्बा, यानी एक डब्बा 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हो गए 80 हो रहा है। और इधर पे एक्स एक्स पे कितना हो रहा है, एक्स एक्स में 1 सेंटीमीटर, यानी एक डब्बा हो रहा है, वो कितने को दर्शा रहा है 1000 को, कितने को दर्शा रहा है 1000 को। ये 1000, फिर 1000 में 1000 जोड़े तो यहाँ 2000 हो गए, फिर 1000 और बढ़ गया, यहाँ 3000 तक आ गए, फिर 1000 बढ़ गया 4000, यानी ये एक एक डब्बा 1000 को दर्शा रहा है। इस तरह से ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर है वो जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। तब तक के लिए आप साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँच